अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। एक कबूतर खबर लेकर आया है और कबूतर जो है वो लंदन तक गया था सफर करने के लिए। लंदन से खबर लेकर आया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। खबर क्या है, मामला क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब अपने बेटों से बात करना चाहते हैं। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 8 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट हम 2 महीने के अंदर अचीव करने का इरादा रखते हैं और तकरीबन 23% टारगेट अपना हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली करीब इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 25% का टारगेट भी जो है वो अचीव हो जाएगा। तो आपकी मदद दरकार है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और ऑल वीडियोस को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले इकोनॉमी, मईशत के हवाले से परेशानी पाई जाती है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे और इसके साथ साथ और जो दीगर इशारे आ रहे हैं वो भी बड़े ही खौफनाक और खतरनाक हैं। ये सारे नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आलमी इक्तिसादी जरीदे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी है। तो महंगाई की शरह में पाकिस्तान 18वें नंबर के ऊपर आया है, जहां पे सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो पाई जाती है। और ये शरह जो है महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये शरह 28.3% तक पहुंच गई है। नाइजीरिया में महंगाई की शरह 24.8% और लाओस में 27.8% रिकॉर्ड की गई है। और अफगानिस्तान में महंगाई की शरह सबसे कम -6.5% रिकॉर्ड की गई है। अब आप इसी से अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा फर्क जो है वो दोनों के अंदर नजर आ रहा है। इसके साथ डॉलर भी आज भी डॉलर की उड़ान जो है वो वैसे ही चलती रही। डॉलर इंटरबैंक में ₹1.55 मजीद महंगा हो गया और उसके बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 306 रुपए का ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया गया। तो 306 के लेवल के ऊपर भी अब इंटरबैंक में आ चुका है। ओपन मार्केट में बताया गया है कि डॉलर 326 रुपए 325 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा था, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप वैसे डॉलर लेने के लिए जाएं तो 335 रुपए तक भी कोट किया जा रहा है। ये जो मुझे मार्केट जराये से जो है वो खबर मिली है और यही सूरत हाल जो है कुछ ज्यादा ही खराब सूरत हाल स्टॉक मार्केट के हवाले से भी आई है। स्टॉक मार्केट आज लिटरली क्रैश कर गई और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी मार्केट खुली हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम है इसके बंद होने में, लेकिन इसने जो अपना लो लगाया है 1827 पॉइंट्स मार्केट जो है वो नीचे गिर गई। अब 1800 पॉइंट्स अगर मार्केट गिर जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा इसकी वजह से। और मतलब खास तौर पे जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो सबसे ज्यादा हिट होता है जब इस तरह मार्केट जो है वो क्रैश करती है। अब इसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि मार्केट के अंदर ये पैनिक है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मजीद बढ़ेंगे, शरह सूद जो है वो मजीद बढ़ेगी। शरह सूद बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप कारोबार करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए अगर बैंक से पैसे लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो लोन होगा वो और भी ज्यादा महंगा होगा। और जब इतना ज्यादा लोन महंगा होता है तो नॉर्मली लोग लोन ही नहीं लेते और अगर लोग लोन ही ना लें तो इसका ऑटोमेटिक इफेक्ट जो है वो ट्रेड के ऊपर आता है, यानी गाड़ियों के ऊपर आता है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि आज बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर बेसिकली आज ये खबर आई कि टोयोटा के हवाले से उनका ये कहना है कि जनवरी से लेकर अभी तक उनकी जो सेल्स हैं, यानी गाड़ियों की, टोयोटा कंपनी की जो गाड़ी है उसकी सेल्स में 55% का ड्रॉप आया है, 55%। अब आप इसी से अंदाजा, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। और अब जब मार्केट के अंदर ये बात आ रही है कि जनाब शरह सूद और महंगा होगा तो इसकी वजह से और भी ज्यादा जो है, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज है कि ये एक लग्जरी आइटम के तौर पे भी कंसीडर की जाती है, तो लोग अपना प्लान जो है जारी बात है वो चेंज कर देंगे कि नहीं जाएंगे। और भी बहुत से सेक्टर्स जो है जारी बात है जब ये शरह सूद इंक्रीज होता है। लेकिन टोयोटा की जो सबसे अच्छी बात है जो उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि हमारी सेल्स 55% ड्रॉप होगी, लेकिन इसके बावजूद हमने किसी को निकाला नहीं है। हमने जो है वो लोगों को नौकरियों के ऊपर ही रखा है। आज भी हमारा जो स्ट्रेंथ जो पहले थी हम उसी तरह उसको बरकरार रखें, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन ये अंदाजा आपको हो सकता है तो मार्केट के अंदर जो मंदी दिखाई दे रही है, जो कमी दिखाई दे रही है, उसकी ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल होगी। इसके अलावा दूसरी जगह पे ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बिजली के बिलों में इजाफे पर आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की हुई है और सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है कि बिजली के कमर्शियल बिलों में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए। ताजिर बिरादरी आज कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रखेगी। दूसरी जानिब बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगाई। जमात इस्लामी ने भी बिजली के भारी बिलों के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। तो ये जनाब सूरत हाल है। इसके अलावा आज अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक और जो कबूतर खबर लेकर आया है वो अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये बताया गया कि आज ये अनाउंसमेंट किसी वक्त भी हो सकती है। और वो ये है कि हुकूमत जो है ये जो बिजली के बिलों के हवाले से जो कुछ हुआ है इस हवाले से आज कोई मेजर अनाउंसमेंट करने जा रही है। जो एक्सपेक्टेड है कि वो क्या हो सकता है वो ये है कि 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने का एक हंगामी प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और हंगामी बुनियादों पर यह तैयार किया गया है। बिजली के बिलों में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिशें की जा रही हैं। निगरान वजीर खजाना ने IMF हुकाम से बिजली के बिलों में रिलीफ की दरख्वास्त कर दी है और बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ IMF के हवाले की गई है, जिसमें हर सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की भी तजवीज़ शामिल है। ये मैं वैसे पहले भी आपको बता चुका हूं अपने पिछले चंद व्लॉग्स के अंदर। इसके अलावा ज़राए का बताना है कि वज़ारत खजाना की जानिब से बिजली के 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ का प्लान तैयार किया गया है और अगर IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी ये सूरत हाल है कि IMF हमें गो हेड देगा, ग्रीन सिग्नल देगा, तभी ये सब कुछ जो है वो आप तक पहुंच सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर के मुताबिक जनाब हलीम आदिल शेख साहब को कल गिरफ्तार किया गया था और सिंध पुलिस की जानिब से आज उनको जो है वो एक और अदालत में जो है वो पेश किया गया। वहां पे उनकी रिहाई हुई। जैसे ही वो बाहर आए तो उनको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो वही एक पैटर्न जो हम लोग मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से देखते हैं, पीटीआई के रहनुमाओं के हवाले से, कि वो उनको गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट से रिहाई मिलती है, वो बाहर आते हैं, किसी और केस में जो है फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हलीम आदिल शेख साहब के साथ भी जो है वो आज यही हुआ है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो कोर्ट के हवाले से हुई है, सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस उमरता, ये रिव्यू था बेसिकली, ये ज़हन में रखिएगा, ये रिव्यू के लिए सब कुछ था। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सुनवाई में 3 रुख की बेंच ने ये समाअत की। जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उनके साथ बेंच में शामिल थे। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने दलाइल देते हुए कहा कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक तफसीली फैसला मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस सब का नजरसानी केस से ताल्लुक नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकूं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिया कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि आप अपना जवाब अभी अदालत में हमारे साथ ही पढ़ें। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि सेक्शन 57-58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि वकील साहब ज़हन में रखेंगे नजरसानी है, यानी रिव्यू है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं। इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि जी आईन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक वाज़ेह है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था आप 3 बार बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, अब आगे चलें। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नजरसानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा से दलाइल मत दें, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद करें। आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज नहीं कर सकता। आइन पर अमल दरामद में मुश्किल हो तो अदालत जाना चाहिए। फाजिल जज ने मजीद कहा कि अदालत ने मुतअद्दिद बार पूछा इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी दी जाए तो इंतखाबात कराएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। चीफ जस्टिस ने का कहना था कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया। कमरा अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप कुछ कहेंगे? इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज की जाती है। अब ये जो किया गया है ये सब कुछ, इसके कुछ रिपरकशंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता है कि ऑलरेडी इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान एक लेटर लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जब उनकी जानिब से वापस जवाब आया कि जनाब ये इख्तियार आपके पास नहीं है, ये इख्तियार हमारे पास है। उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने ये लेटर लिखा वजारत कानून को। वजारत कानून ने भी कल एक लेटर लिख दिया वापस सदर मुमलिकत को कि जनाब ये इख्तियार आपके पास नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के पास है। अब ये जो रिव्यू के अंदर जो कुछ हुआ है, कहने वाले कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि इसको बेस बना के जो है वो सदर के हवाले से कोई और पिटीशन कर देगा। हो सकता है सदर खुद कह दें कि जनाब ये देखें मुझे ये कहा जा रहा है वजारत कानून की जानिब से, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे बता दे क्या करना, क्या 1.5 महीने देनी है या इन्होंने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कोई रूलिंग जो है, हो सकता है बंदयाल साहब जाते जाते जो है कोई इसके ऊपर रूलिंग दे दे। और ये ज़हन में रखिएगा कि आज 31 तारीख हो चुकी है, चीफ जस्टिस के पास अब 16 दिन मजीद बाकी रह गए। तो 16 दिन के अंदर अंदर ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद की फिजाएं जो हैं वो ये बात बार बार कह रही हैं कि 16 दिन के अंदर अंदर भी चीफ जस्टिस जो है कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। और वो बड़ा धमाका जो है मुख्तलिफ खदशात हैं, ऑब्वियसली वी कांट प्रेडिक्ट कि क्या होगा, लेकिन जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है वो ये है कि हो सकता है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ साहब या उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार साहब, इनके हवाले से कोई एक्शन लिया जाए और ये कहा जाए कि जनाब आपका फर्ज था कि आप इलेक्शन कमीशन को जो है वो पैसे देते, आपका फर्ज था कि आप जो है वो सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करवाते, लेकिन आपने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया। तो कहीं इस सिलसिले में कोई ऑर्डर ना आ जाए, ये भी हो सकता है। सो वी डोंट नो, मुख्तलिफ किस्म की चमगोइयाँ हो रही हैं, हतमी तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, इसके अलावा अब जरा इमरान खान साहब के ऊपर आ जाए, फिर मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो अंदर की खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो साइफर केस की समाअत अटक जेल में कराने के हवाले से दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। बेसिकली इसको चैलेंज किया गया है कि जी इनको अटक जेल के अंदर ये जो साइफर के मामले की जो अदालती कार्रवाई हो रही है ये क्यों हो रही है वहाँ पे, इसको चैलेंज किया गया है। तो और जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने अदालत मुंतकली के वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ भी दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए हैं। एतराज़ है कि हमने एक ही दरख्वास्त में एक से ज़्यादा इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एतराज़ात दूर कर देता हूँ, आप मेरिट पर दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है। इस पर जो वकील हैं शेर अफजल बरवत साहब, उन्होंने कहा कि जी जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा का इख्तियार देना गलत है। वकील ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि नोटिस जारी करके इस पर भी जवाब तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि मैं आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूं। वकील ने कहा कि ये जल्दी वाला मामला है, तो केस आइंदा हफ्ते दोबारा मुकर्रर कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही रख लेते हैं। बाद अदालत ने केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया की मुहिम चलाई थी, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने वहाँ पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को अपने बेटों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करने की, बातचीत करने की इजाजत दे दी है। हुआ ये है कि उनके वकील उमैर न्याजी और शिराज अहमद की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई इस अदालत में, और ये कहा गया कि जी अपने वो इमरान खान साहब अपने बेटों कासिम और सलेमान से टेलीफोन या व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं। तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्होंने सुपरिटेंडेंट अटक जेल को वालिद से बेटों की टेलीफोन पर बात कराने के इंतजाम करने की हिदायत दी। मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, ऑब्वियसली इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई बाप जाहिर बात है जब अंदर होता है तो उसको अपने बच्चे याद आते हैं, और दिस इज ह्यूमन नेचुरल थिंग। तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए था, इमरान खान साहब को राइट मिलना चाहिए था कि वो अपने बेटों से बात करें। बहुत अच्छी बात है, अब उनके बेटों से भी बातचीत हो जाएगी। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने इमरान खान साहब के अंदर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ कमेंट्री की है।
उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में खुश थे, फिट लग रहे थे, कह रहे थे कि बड़े सालों बाद कुरान पढ़ने का टाइम मिला है, दूसरी बार कुरान पढ़ रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का भी मौका मिला है, जो भी माहौल दे दें खान साहब को वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इमरान खान ऐसे नहीं सोचता कि मेरी कंडीशन क्या है। आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे सब ठीक है, और जेल इंतजामिया से भी वो बड़े मुतमईन थे कि मुझे किसी के साथ कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि एक जगह के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को बड़ी बुरी हालत में रखा है। बुशरा बीबी ने पूरी एक एक्चुअली इस सिलसिले में एप्लीकेशन जो है, एक पिटीशन जो है वो दायर की है, और उसमें उन्होंने कहा कि उनको खाने को ठीक तरह नहीं मिल रहा, उनके मसल्स जो है वो वीक हो गए हैं। उनके वकील भी ये कह रहे थे जी इनको दाल और सब्जी दी जाती है और क्या था, हाँ, पतला सा मुर्गी का शोरबा दिया जाता है। तो एक जगह ये बात हो रही है, दूसरी जगह अलीमा खान साहबा जो है वो कह रही है कि मुकम्मल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं। अब आई डोंट नो कि इन दोनों में से जो है वो कौन सी बात ठीक है। तो लेकिन ये दो मुतज़ाद किस्म के जो हैं वो बयानात सामने आए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी के मुकदमात में जमानतें मनसूख करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और दरख्वास्तों में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थाना गुलबर्ग और थाना सर्वर रोड पुलिस को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि वो मुसलसल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होते रहें। इस दौरान ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को तोशाखाना केस में सजा सुना दी है। पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया, जहां से वो जेल में होने की बिना पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सदा की गई कि ट्रायल कोर्ट की जमानतों को कैंसिल करने का 11 अगस्त का फैसला जो है वो कलअदम करा दिया जाए। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि शामुल कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी, जो कि खुद पीटीआई के मतलब रहनुमा हैं, उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़ैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई जाना चाह रहे थे। शामुल कुरैशी के बेटे का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से उन्हें रोका गया। ज़ैन कुरैशी को एयरपोर्ट पर 6 घंटे पूछगछ के बाद वापस भेज दिया गया, और ज़ैन कुरैशी 9 मई के वाक़यात में दर्ज मुकदमे में मुल्तान पुलिस को मतलूब हैं, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये जनाब सूरत हाल है। अच्छा, अब आ जाए नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो जनाब एक जो खबर है वो बेसिकली एक सहाफ़ी की मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ साहब से पिछले चंद दिनों के अंदर, और उन्होंने बड़ी तफसीलन सूरत हाल बताई है कि नवाज शरीफ साहब का प्लान क्या है, वो क्या सोचते हैं आजकल। जाहिर बात है, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इंटरव्यू, दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ कन्वर्सेशन, और बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ गुफ्तगू है इसके अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो नवाज शरीफ साहब से ये सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि आजकल जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी एक्सेप्ट करते हैं, नून लीग के दीगर रहनुमा भी एक्सेप्ट करते हैं कि आपका वोट बैंक बहुत बुरी तरह हिट हुआ है, इस 16 माह की ये जो कारकर्दगी थी इसमें बहुत बुरी तरह हिट हुआ है। तो क्या आप अगर वापस आने का प्रोग्राम है और इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है तो हुकूमत तो नहीं मिलती आपको, इस सूरत हाल के अंदर तो नहीं मिलती, क्योंकि लोगों में आपके अगेंस्ट बड़ा सवेर किस्म का गुस्सा है कि जो कुछ होना चाहिए था, जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं हुआ, लोगों को रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनकी जान मजीद अजियत में फंस गई है। तो नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि अगर ऐसा होता है तो कुछ नहीं होता, लोगों का राइट है, लोग जिसको भी वोट देना चाहते हैं वो बेशक दें। अगर मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में भी बैठना पड़ा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके अंदर, मैं अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हूं, और अगले 5 साल अगर अपोजिशन में बैठना पड़ता है तो कोई इशू नहीं है। फिर उनसे ये भी कहा गया कि हो सकता है कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो आपस में इत्तेहाद कर लें और वो हुकूमत बना लें। तो उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, बेशक बनाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर बनाना चाहते हैं तो बेशक बनाएं, ये उनका राइट है। अगर इनका इत्तेहाद होता है आपस में तो बिल्कुल है, उन्होंने हमारे साथ भी इत्तेहाद किया था, वो उनका राइट है, वो कल को किसी और के साथ भी इत्तेहाद करें, ये उनका राइट है। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि क्या वापसी का प्रोग्राम पक्का है, तो आखिरी इतला तक तो नवाज शरीफ साहब ने यही कहा कि हाँ जी वापसी का प्रोग्राम जो है वो पक्का है, और वो अक्टूबर में हर सूरत जो आ रहे हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि ये बताइए कि वापसी अगर होती है तो कई आपके ऐसे लोग जिन्होंने आपके पीछे बगावत कर दी, पार्टी के अंदर बगावत कर दी और पार्टी के बयानी से हट गए, पार्टी या नवाज शरीफ साहब की जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि उनको मैं खुद ही आके संभाल लूंगा, वो मुझे चाहे उनको पार्टी से शायद टिकट ना देना पड़े तो ये भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और अगर वो नहीं चलना चाहते, वो भी उनकी मर्जी, उनका सियासी मुस्तकबिल है, अगर वो समझते हैं कि पार्टी से अलग होकर वो उनके लिए बेहतर सर्वाइवल है तो ठीक है, उनकी राइट है, तो हमें भी कोई मसला नहीं, अगर कोई जाना चाहता है तो बेशक चला जाए। चौथी बात, एक और जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि इस मरतबा नवाज शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं तो वो एक ब्रॉडर कोलिशन की तरफ देखना चाह रहे हैं, जिसमें हर सूबे के साथ, हर सूबे की मेजर पार्टियों के साथ जो है वो इंतखाबी कोलिशन की तरफ देख रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं, जिसमें बलोचिस्तान में जो है वो मिंगल ग्रुप, कराची वाली साइड से, सिंध वाली साइड से MQM, KP के अंदर जो है वो ANP और JUIF, इन जमातों, और पंजाब से भी 1-2 जमातें हैं जिनको वो देख रहे हैं, तो उनके साथ जो है वो अगर कोई सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो ये भी उनके ज़हन में इस वक्त की बात चल रही है। और इसी से रिलेटेड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पता लगी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, मैंने जाहिर बात है ख्वाहिश है, आई डोंट नो ये पूरी होती है कि नहीं होती, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ, लैंड करें, तो ये जितनी जमातों के भी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिए हैं उनके रहनुमा भी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हों, ताकि एक ब्रॉडर कोलिशन का इंप्रेशन जो है वो जरूर जाना चाहिए पूरे मुल्क को कि अगर उनको कोई सपोर्ट हासिल है तो खाली मुस्लिम लीग नून की नहीं है, इसमें दीगर जमातें भी शामिल हैं। अब ये जो कुछ भी मैं, अच्छा फिर उनसे एक और सवाल हुआ कि ये बताइए कि बंदियाल साहब के दौर के अंदर जो है आप वापस क्यों नहीं आ रहे, ऐसी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि इसका उससे ताल्लुक नहीं है कि मैं को बंदियाल साहब से डर गया हूं या मैं बंदियाल साहब की वजह से मैं वापस नहीं आ रहा था। इसकी बेसिक रीजन सबसे बड़ी वो ये है कि वो ये सोच रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ये सोचते हैं कि उनको तब वहां पर आना चाहिए जब कोई इलेक्शन का माहौल बन जाए। तो जाहिर बात है, मैंने अपनी सोच से सवाल किया कि जी अगर उनका अक्टूबर में वापस आने का प्लान है तो क्या अक्टूबर में इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा? तो उनका यह मानना है कि अक्टूबर तक हमें इलेक्शन की कोई ना कोई डेट जरूर मिल जाएगी।
अब इसका ताल्लुक किस बात से, इसका ताल्लुक इस बात से है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो तो 16 के बाद आने लगे हैं, 16 सितंबर के बाद आने लगे हैं। तो इलेक्शन की डेट को लेकर इसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा जरूर, और काजी फाइज ईसा साहब की एंट्री होगा। तो ये मुमकिनात में शामिल है, मुमकिनात में, ध्यान में रखिएगा, ये शामिल है कि हो सकता है कि उनको कह दिया जाए कि वो कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन कहे नहीं जी डेट तो आप जरूर अनाउंस करें, ठीक है, ये हल्काबंदियां जो कुछ भी हो रही है, लेकिन डेट अनाउंस करें। और जरूरी नहीं है कि ये डेट फरवरी के मिड की हो, ये थोड़ा पहले भी हो सकती है। तो इसलिए ऑन द सेफ साइड अक्टूबर का प्लान किया गया है कि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जो इस सारी कन्वर्सेशन में मुझे पता लगी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आके, क्योंकि जेहन में ये चीज़ है कि वो वापस आके अपनी पार्टी को दोबारा अपने हाथ में ग्रिप करना चाहते हैं, जहां पे उनको ये महसूस हो रहा है कि कुछ जगहों पे अपनी ही पार्टी की ग्रिप उनके हाथ से निकल गई है। तो ये नवाज शरीफ साहब का प्लान है। ये प्लान किस हद तक इंप्लीमेंट होता है, क्या कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता, वील हैव टू वेट एंड सी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।